English medium. Today we are going to discuss about chapter number 6 of history part, that is peasants and farmers. Today our topic is the introduction of threshing machine and bread basket and dust ball. So let's start. During the Napoleonic Wars, prices of the food grains were high. देखिए Napoleonic Wars के दौरान जो फूड ग्रेन है उसके प्राइसेस बहुत ज्यादा हाई होने लगे। अब फार्मर अपना जो फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन है उसको एक्सपांड करने में लग गए। अब देखिए फार्मर को यहाँ पर यह भी डर था कि जो लेबर है उसकी कमी हो जाएगी, क्योंकि ज्यादातर जो लेबर है, ज्यादातर जो लोग हैं वो वार के लिए गए हुए हैं। तो इन्होंने क्या करा कि मार्केट में उस समय नई थ्रेशिंग मशीन्स आई हुई थी, तो ये खरीदने लग गए। सभी जो फार्मर्स है वो थ्रेशिंग मशीन्स लाने लग गए। अब देखिए थ्रेशिंग मशीन जब ये लाए तो इन्होंने कंप्लेंट करा कि जो इनके लेबर्स हैं उनकी हैबिट वो बहुत खराब होती है, उनको ड्रिंकिंग हैबिट्स होती है। ओके, तो इस वजह से ये थ्रेशिंग मशीन्स ले आए हैं। द मशीन्स दे थॉट वुड हेल्प देम रिड्यूस देयर डिपेंडेंस ऑन द लेबर। देखिए इसलिए मशीन लाए थे ये क्योंकि इन्हें मालूम था कि जब हम थ्रेशिंग मशीन लेके आए कि जो हम लेबर्स पर डिपेंड रहते हैं वो डिपेंडेंसी हमारी कम होगी। आफ्टर द Napoleonic wars had ended, thousands of soldiers returned to their villages. अब देखिए नेपोलियन वार जब ओवर हुई तो हजारों सोल्जर्स अपने घर को रिटर्न आए। अब देखिए उन्हें एक अल्टरनेटिव जॉब चाहिए थी सरवाइव करने के लिए। ओके, लेकिन ये वो टाइम था कि जब यूरोप से ग्रेन की सप्लाई आने लगी इंग्लैंड में, और इसके अलावा जो ये कहना चाहिए कि जो प्राइस है ग्रेन के वो डिक्लाइन होने लगे, कम होने लगे, और एग्रीकल्चर के ऊपर जो डिप्रेशन है वो भी कम होने लगा। ओके, anxious landowner began reducing the area they cultivated and demanded the imports of crops to be stopped. अब देखिए जो लैंड ओनर्स है वो ये कहने लगे कि जो इंपोर्ट हो रही है क्रॉप की वो बंद होनी चाहिए। ओके, they tried to cut the wages and numbers of workmen they employed. देखिए अब जो लैंड ओनर्स थे वो अपने यहाँ पर जो लेबर्स थे उनके वेजेस को कम करने लगे, और इसके अलावा जितने लोग काम करने वाले थे उनको भी कम करने लगे। द अनएम्प्लॉयड पुअर ट्रेंड फ्रॉम विलेज टू विलेज एंड दोज विद द अनसर्टेन जॉब लिव इन द फियर ऑफ अ लॉस ऑफ देयर लाइवलीहुड। अब देखिए जो अनएम्प्लॉयड लोग थे वो गांव-गांव घूमने लगे जॉब्स के लिए, लेकिन उन्हें कहीं जॉब नहीं मिलती थी, और इसके अलावा जो छोटी-मोटी जॉब में थे वो अपनी जॉब छोड़ नहीं रहे थे, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर वो अपनी जॉब छोड़ देते तो जो उनकी लाइवलीहुड है वो इससे प्रभावित होगी। द कैप्टन विंग रॉयट स्प्रेड इन द कंट्रीसाइड एट दैट टाइम। अब देखिए जब हमने शुरुआती दौर में शुरू में देखा था इंट्रोडक्शन में जो कैप्टन विंग की राइट्स वगैरह हुई है, तो कैप्टन विंग की अब राइट्स होने लगी कंट्री साइड में, मतलब विलेज के अंदर। क्यों? क्योंकि थ्रेशिंग मशीन आ चुकी है, और थ्रेशिंग मशीन की वजह से क्या हो रहा है, जो वार से लोग लौटे हैं तो उनको काम नहीं मिल रहा है, क्योंकि ज्यादातर जो काम है वो मशीन से हो रहे हैं। For the poor, the threshing machine had become the sign of bad time. देखिए पुअर के लिए जो थ्रेशिंग मशीन है वो बेड टाइम का साइन और सिंबल बन गई। अब देखिए कंक्लूजन देखते हैं। हमारे ये पार्ट नंबर फर्स्ट है, ये कंक्लूड होने वाला है। मींस इंग्लैंड के बारे में हमने देखा, इंग्लैंड के पीजेंट्स और फार्मिंग के बारे में हमने देखा। अब इसके बाद में हम अमेरिका के बारे में देखेंगे। तो इंग्लैंड का जो पार्ट है हमारा वो कंक्लूड हो रहा है। देखिए हमने देखा कि जो मॉडर्न एग्रीकल्चर है इंग्लैंड के अंदर वो बहुत सारे चेंजेसमेंट लेके आया। जो ओपन फील्ड है वो डिसअपियर होने लगी, और जो कस्टमरी राइट्स थे पीजेंट्स के वो डिसअपियर होने लगे। ओके, जो रिच फार्मर्स थे उन्होंने फूड ग्रेन प्रोडक्शन को एक्सपांड करने लगे। ओके, उसको वर्ल्ड मार्केट के अंदर सोल्ड करने लगे, बहुत ज्यादा प्रॉफिट यहाँ से वो कमाने लगे, और इस तरीके से पावरफुल बन गए। द पुअर लेफ्ट देयर विलेजेस इन लार्ज नंबर। देखिए जो पुअर लोग हैं उन्होंने बड़ी संख्या के अंदर अपने गांव छोड़े। Some went from Midlands to South countries. बहुत से मिडलैंड से साउथ कंट्रीज के अंदर आ गए जहां पर जॉब अवेलेबल थी, बहुत से दूसरी सिटीज के अंदर चले गए। The income of the laborer became unstable, their job insecure and their livelihood precarious. अब देखिए जो लेबरर्स है उनकी जो इनकम है वो अनस्टेबल हो गई और उनकी जॉब भी इनसिक्योर हो गई। ओके, और बहुत ज्यादा उनकी जो लाइवलीहुड है वो इससे प्रभावित हुई। तो देखिए इंग्लैंड के बारे में, इंग्लैंड के पीजेंट्स एंड फार्मर्स के बारे में हम देख चुके हैं। अब हम अमेरिका के देखेंगे। ये पार्ट नंबर सेकंड हमारा स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर। ओके, देखिए इस पार्ट का नाम है ब्रेड बास्केट एंड डस्ट बोल। ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ। लेट अस ट्रैवल अक्रॉस द अटलांटिक टू द अमेरिका। लेट अस सी हाउ मॉडर्न एग्रीकल्चर डेवलप्ड देयर।
how the USA became the bread basket of the world and what this mean to the rural people of America। देखिए हम देखते हैं यहाँ पर कि जो ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड है वो यूएसए किस तरीके से बन गया। ओके, तो अब हम यूएसए का सफर कर रहे हैं। At the time that common field were being enclosed in England at the end of 18th century, settled agriculture had not developed at any extent scale in the USA। अब देखें, हमने देखा कि 18th सेंचुरी के एंड के अंदर जब इंग्लैंड के अंदर जो फील्ड है या जो कॉमन फील्ड है उनको एनक्लोज्ड किया जा रहा था, तो अमेरिका के अंदर उस समय कोई एक्सटेंसिव स्केल के ऊपर एग्रीकल्चर डेवलप नहीं था। यहाँ का ज्यादातर एरिया मतलब 800 मिलियन एकड़ जो जमीन थी वो फॉरेस्ट से कवर्ड थी और 600 मिलियन एकड़ जमीन ग्रासलैंड से कवर थी। ओके, you some most of the landscape was not under the control of white American। देखिए यहाँ की जो ज्यादातर लैंडस्केप है वो व्हाइट अमेरिकन्स के कंट्रोल में नहीं थी। Till the 1780 white American settlers were confined to a small narrow strips of coastal land in the east। देखिए 1780 तक के जो व्हाइट अमेरिकन्स थे या जो अमेरिकन सेटलर्स थे, व्हाइट अमेरिकन सेटलर्स थे, केवल वो कोस्टल स्ट्रिप के ऊपर ही बसे हुए थे ईस्ट में। If you travel through the country at that time, you would have meet various Native American group। देखिए उस समय यदि आप यात्रा करते हैं तो आपको मालूम पड़ता बहुत सारे आप नेटिव अमेरिकन ग्रुप से मिलते हैं। Several of them were nomadic, उसमें से बहुत सारे nomadic थे, बहुत सारे settled थे, बहुत सारे लोग hunting, gathering और fishing वगैरह किया करते थे और बहुत सारे cultivation किया करते थे, corn, beans, tobacco, pumpkin वगैरह का। Still other were expert trappers through whom European trader had secured their supply। और इसके अलावा बहुत सारे एक्सपर्ट ट्रैपर्स थे जिनसे के जो यूरोपियन ट्रेडर्स थे वो अपनी जो सप्लाईज है उसको 16th सेंचुरी से सिक्योर करते आ रहे थे। In figure 5 you can see the location and the different tribes in the early 18th century। देखिए अर्ली 18th सेंचुरी के अंदर जो डिफरेंट ट्राइब्स थी उसको आप पिक्चर्स में देख सकते हैं, मतलब फिगर नंबर 5 में देख सकते हैं। ओके, By the early 19th century this landscape had transferred radically। अब देखिए अर्ली 19th सेंचुरी से ये जो लैंडस्केप है ये चेंज होने लगा। व्हाइट अमेरिकन हैड मूव्ड वेस्टवर्ड, जो व्हाइट अमेरिकन है अब वो वेस्टवर्ड की तरफ आने लगे और एस्टैब्लिश्ड कंट्रोल अप टू वेस्ट कोस्ट। अब वेस्ट कोस्ट पे भी इनका कंट्रोल होने लगा। डिस्प्लेसिंग लोकल ट्राइब्स, देखिए लोकल ट्राइब्स जो थी इनकी अब उसे ये छोड़ने लगे एंड कार्विंग आउट द एंटायर लैंडस्केप इनटू डिफरेंट एग्रीकल्चर बेल्ट। अब जो इंटायर लैंडस्केप था उसको अलग अलग एग्रीकल्चर बेल्ट्स में कन्वर्ट करने लगे। द यूएसए हैज कम टू डोमिनेट द वर्ल्ड मार्केट इन द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। अब देखिए जो यूएसए है वो यूएसए को भी वर्ल्ड मार्केट के अंदर जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट बिक रहा है तो उसके लिए डोमिनेट होना है। ओके, हाउ दिस चेंज कम आउट। अब देखिए ये जो चेंज है ये कैसे आया, हाउ हु वेयर द न्यू सेटलर्स, ये न्यू सेटलर्स कौन है, हाउ डिड द स्प्रेड ऑफ कल्टीवेशन शेप्स द लिव्स ऑफ द इंडियन ग्रुप्स। अब देखिए जो इंडियन ग्रुप्स वहां पर रहते थे तो कैसे उनका उनकी जो लाइफ से वो शेप हुई है ना इस कल्टीवेशन के स्प्रेड्स के थ्रू। ओके, हु हैड वंस लिव्ड देयर, और कौन वहां पर इनसे पहले रहा करता था। ये सारे के सारे जो क्वेश्चन है इसके आंसर्स हम अगले टॉपिक के अंदर देखेंगे, अभी पूरा लेसन हमारा बाकी है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। आज जो हमने टॉपिक्स आपको एक्सप्लेन किए द इंट्रोडक्शन ऑफ थ्रेशिंग मशीन और ब्रेड बास्केट एंड डस्ट बॉल, ये आपको अच्छे से रीड करना है, रिवाइज करना है ताकि आगे आने वाले टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।